हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और ये आपका एम्फीबियन डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिससे आपका एक एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। ओके, और एक्सपेरिमेंट्स के साथ में हम बात करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ एम्फीबियंस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, जो एम्फीबियंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो तुम्हारे लैंड पे भी देखने को मिलेंगे और तुम्हारे वाटर की भी रिक्वायरमेंट इनको होती है। मतलब ये लैंड पे तो रहेंगे लेकिन इनको वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो इनको वाटर में जाना ही पड़ेगा। तो दोनों चीजों को यहाँ पे यूज करना पड़ता है, इसलिए इसको एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फी का मतलब ही क्या होता है, दो चीजें होता है। ओके ना, क्योंकि सर्वाइवल जो है लैंड और वाटर को मिलके दोनों पे करना पड़ेगा। अगर मैं एम्फीबियंस की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एग की बात करते हैं तो इनमें जो होता है योग जो अमाउंट है वो ठीक ठाक यहाँ पे योग का अमाउंट देखने को मिलता है। अब योग क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके ना, अब योग की कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक होती है और इसे बोला जाता है मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल अमाउंट ऑफ योग जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, मीजोलेसिथल होगा। मतलब क्या हुआ कि एक जो तुम्हारा एक जो एरिया है, एक जो नीचे वाला एरिया है वो उसमें योग कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर तुम एग को कभी भी ऐसे रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो एक जगह योग की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और ऊपर वाले एरिया में योग की कंसंट्रेशन कम होने वाली है। जहाँ पे कम होती है उसे बोला जाता है एनिमल पोल और जहाँ पे ज्यादा होती है उसे बोला जाता है वेजिटल पोल। ओके उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, तो अंदर वाला एरिया हो गया है। उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है। देखो कॉर्टिकल मतलब कॉर्टेक्स वाला, ठीक है, पेरिफेरी वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है। तो जैसे माना कि एनिमल पोल है तो एनिमल पोल का कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म अलग होगा, ठीक है, उसका अलग होगा। और वेजिटल पोल का जो साइटोप्लाज्म होगा, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म जो होगा वो अलग होगा। तो ये वाली चीज आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, पहला पहला चीज क्या होता है एम्फीबियन के डेवलपमेंट में, एग है और उसके बाद में स्पर्म की एंट्री जो है बॉडी में हो जाती है, स्पर्म की एंट्री हो जाती है। और जैसे स्पर्म जो है पूरी लेयर को क्रॉस करके तुम्हारे पूरी जितनी भी लेयर्स होती है उनको क्रॉस करके जब एग के पास आता है, जब एग के पास में आता है तो क्या होता है, अगर देखोगे ये तुम्हारा एग हो गया है ये क्या है, एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। अब इस एनिमल पोल में क्या होगा, कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होगा जो पिगमेंटेड है, जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ठीक है। और वेजिटल पोल पे क्या होगा, ये कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होगा जो अनपिगमेंटेड है, जिसमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसे ये स्पर्म की एंट्री होती है, जैसे स्पर्म की एंट्री होती है, ये जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है इसका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रोटेशन देखने को मिलता है। अगर देखोगे पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक था, ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो पोजीशन है यहाँ पे ऐसा रोटेशन जो है देखने को मिलता है, इस रोटेशन को देखने को मिलता है और इसको बोला जाता है कॉर्टिकल रोटेशन। कॉर्टिकल रोटेशन इसको बोला जाता है। Okay, now cortical cytoplasm rotates relative to the inner cytoplasm. Okay, उसके बाद में ये जो रोटेशन होता है अराउंड, ये जो रोटेशन होता है, देखो नॉर्मली इधर होना चाहिए था लेकिन कितना मूवमेंट हो गया, इतना मूवमेंट हो गया, अराउंड 30 डिग्री का ये मूवमेंट जो है देखने को मिलता है। और ये वाला जो है, ये वाला एरिया जो है जो बिल्कुल एक क्रीसेंट से जो शेप का लग रहा है, इसको बोला जाता है ग्रे क्रीसेंट, ठीक है, ग्रे क्रीसेंट जो है इसको बोला जाता है। अब क्योंकि ये ग्रे कलर का होगा, ठीक है, ग्रे कलर का होगा, ये तो अलग पिगमेंटेड हो गया, ये व्हाइट हो गया है, ये थोड़ा ग्रे कलर का होता है इसलिए ग्रे क्रिसेंट इसको बोला जाता है। अब अगर क्वेश्चन में आता है कि कॉर्टिकल रोटेशन में किसकी हेल्प की वजह से कॉर्टिकल रोटेशन पॉसिबल हो पाता है, तो याद रखना है माइक्रोट्यूब्यूल ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके वीडियो देख लेना। माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली ये क्या करते हैं, अपनी मोटर प्रोटीन का यूज करते हैं, मोटर प्रोटीन का यूज करते हैं, नॉर्मली काइनेसिन का जो पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड है। इसका यूज करने के बाद में ये इसका मूवमेंट जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करा देंगे इनटू द पैरेलल एरे विद इन द कॉर्टेक्स। तो इसको भी ध्यान में रखना है, माइक्रोट्यूब्यूल का कहाँ पे यूज देखने को मिला है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। Cortical rotation it enables a vegetal blastomeres opposite the point of sperm entry। मतलब क्या हुआ है कि अगर तुम्हारा स्पर्म की एंट्री इधर हुई थी तो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म की मूवमेंट कैसी हुई है, ऐसे मूवमेंट हुई है। और जो ग्रे क्रिसेंट वाला जो एरिया बना है बिल्कुल अपोजिट में बन जाता है, बिल्कुल अपोजिट में बन जाता है। और यही वाला जो एरिया है, यही वाला जो एरिया है, मतलब अगर ये कॉर्टिकल रिएक्शन हुई है, अगर ये कॉर्टिकल रोटेशन हुई है और उसके बाद ग्रे क्रिसेंट बना है और उसी के बाद में क्या होता है, तुम्हारा इनिशिएट होता है गैस्ट्रिलेशन। अगर ग्रे क्रिसेंट नहीं बनेगा, मतलब अगर कॉर्टिकल रोटेशन नहीं हुआ, ग्रे क्रिसेंट नहीं बना, तो तुम्हारा कोई भी गैस्ट्रिलेशन जो है इनिशिएट नहीं होगा। तो अगर गैस्ट्रिलेशन को इनिशिएट करना है तो कॉर्टिकल रोटेशन का होना जरूरी है। उसके बाद में 30 डिग्री का मूव करना इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही मूव करता है यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट एरिया का फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाती है,
ग्रे क्रिसेंट एरिया बन जाता है, तो जहाँ पे ये तो स्पर्म की एंट्री हुई है, उसका अपोजिट साइड मतलब जो ग्रे क्रिसेंट वाला साइड है हमेशा डॉर्सल साइड बनाएगा, डॉर्सल साइड बनाएगा, ठीक है, डॉर्सल साइड बनाएगा। और जो स्पर्म एंट्री है वो कौन सा बनाएगा, वेंट्रल साइड बनाएगा। याद रखना है ये एक्सेस डिटर्मिनेशन कर रहा है, तो मतलब अगर ये तुम्हारा क्या है, ये स्पर्म वाला एंट्री वाला साइड है तो ये क्या बनाएगा, वेंट्रल साइड बनाएगा। और ये जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट बनना है तो ये डॉर्सल साइड यहाँ पे बनाएगा। तो मतलब क्या हुआ है, एक्सेस डिटर्मिनेशन हो जाता है, एक्सेस डिटर्मिनेशन हो जाता है। अब अगर कॉर्टिकल रोटेशन नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर कॉर्टिकल रोटेशन जो है अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी डॉर्सल साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब ग्रे क्रिसेंट नहीं बनेगा, डॉर्सल साइड का डेवलपमेंट नहीं होगा, और जो एम्ब्रियो है वो डाई हो जाएगा एज मास ऑफ द वेंट्रल सेल्स, क्योंकि बहुत सारी वेंट्रल सेल्स हो जाएंगी लेकिन डॉर्सल साइड तो बनेगी ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो एम्ब्रियो है वो डाई हो जाएगा। तो ये चीज भी याद रखनी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, ग्रे क्रिसेंट इज अ क्रिसेंट लाइक एंड ग्रे कलर्ड एरिया डेवलपिंग ऑन द सरफेस ऑफ एम्फीबियन एग अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, अभी बता चुकी हूँ। ये फ्यूचर डॉर्सल साइड को बताता है एम्ब्रियो के, ये भी बता चुकी हूँ। अब क्या होता है, जो फर्स्ट क्लीवेज होता है जो बाइसेक्ट करता है ग्रे क्रिसेंट को इनटू द टू इक्वल हाफ्स, तो ये मैं अभी आगे दिखाऊंगी तुम्हें कि कैसे तुम्हारा जो फर्स्ट क्लीवेज होता है, जो क्लीवेज होता है वो कैसे तुम्हारा ग्रे क्रिसेंट को यहाँ पे इक्वल हाफ में काटने वाला है। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाता है कि ये माना कि तो ये है एक नॉर्मल एम्ब्रियो, ठीक है, ये एक नॉर्मल एम्ब्रियो है। अब हमने क्या करा है इसमें, यहाँ पे हमने एक तो ग्रे क्रिसेंट यहाँ पे था, ठीक है, एक तो यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट था, हमने क्या करा यहाँ पे भी एक ग्रे क्रिसेंट और डाल दिया, अब दो डाल दिए। अब जैसे ही दो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम दूसरा अनदर ग्रे क्रिसेंट डालते तो दो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा, दो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है देखने को मिलेगा। सो ध्यान में रखना है, व्हेन अ नॉर्मल एम्ब्रियो इज ग्राफ्टेड विद अनदर ग्रे क्रिसेंट टू एम्ब्रियोज डेवलप। अब कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। देखो, ये है नॉर्मली एम्ब्रियो, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है क्या है, ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया है। ये वाला कौन सा है, ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया है। अब माना फर्स्ट क्लीवेज हुआ, अभी बताया फर्स्ट क्लीवेज जब होगा ग्रे क्रिसेंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया है। अब देखो ये जो है इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया है, आधा इधर गया है और आधा इधर गया है, ठीक है, आधा इधर गया है आधा इधर गया है। अब जैसे आधा इधर गया है आधा इधर गया है, उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लास्टोम ये जो सेपरेशन हुआ था, मतलब जो ग्रे, मैंने क्या करा इनको फिर अलग कर दिया, एक को यहाँ पे अलग कर दिया और दूसरे वाले को इधर अलग कर दिया। इसके पास भी ग्रे क्रिसेंट है और इसके पास भी ग्रे क्रिसेंट है, और उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट जो है उन दोनों का देखने को मिलेगा, नॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। पहला तो ये केस हो गया। सेकंड में क्या हुआ, यहाँ पे है ग्रे क्रिसेंट, यहाँ पे है ग्रे क्रिसेंट, पहला क्लीवेज हुआ। अब पहले क्लीवेज के बाद में इसका जो ग्रे क्रिसेंट जो है वो सिर्फ एक हाफ में गया, मतलब क्या हुआ, दूसरे हाफ में कोई ग्रे क्रिसेंट नहीं है, सिर्फ इस वाले हाफ में क्या है, ग्रे क्रिसेंट है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो नॉर्मल डेवलपमेंट है अब नहीं होगा, सिर्फ इसमें नॉर्मल डेवलपमेंट होगा क्योंकि इसमें ग्रे क्रिसेंट गया है, जबकि इसमें सिर्फ बेली पीस का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा। तो हमें पता चलता है कि जो ग्रे क्रिसेंट है वो क्या है, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी, उसका डॉर्सल और वेंट्रल एक्सेस फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, अगर ये नहीं होगा तो नॉर्मल डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनिज्म का वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन ऐसे आएगा बना, ठीक है ना। अब देखते हैं एक बार पूरी चीजें, अभी मैंने बता दिया है कि कॉर्टिकल रोटेशन क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों जरूरी होता है, ग्रे क्रिसेंट ये भी बता दिया है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी प्रोटीन जो है, बेसिकली कौन कौन सी जो यहाँ पे वो उनका रोल क्या है, प्रोटीन्स के बिना यहाँ पे कुछ भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। पहला है फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे स्पर्म आता है, ठीक है, ये स्पर्म आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा हो गया है एनिमल पोल कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, ये क्या हो गया है, वेजिटल पोल कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म, वही चीज है, ठीक है, ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ डिसेबल्ड प्रोटीन होती हैं। अब हम बिल्कुल मॉलिकुलर लेवल पे बात कर रहे हैं, वही चीज है लेकिन हम थोड़ा मॉलिकुलर लेवल पे बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है, डिसेबल्ड प्रोटीन होती हैं। ओके अब जैसे ही कॉर्टिकल रोटेशन होता है, स्पर्म आएगा, कॉर्टिकल रोटेशन होगा, ऑब्वियसली कितना होता है, यहाँ पे होता है कॉर्टिकल रोटेशन 30 डिग्री पे, और ये वाला जो होता है ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया होता है, ये वाला होता है। अब जैसे ही कॉर्टिकल रोटेशन होता है, ये रोटेशन हुआ है, उसके साथ साथ जो डिसेबल्ड प्रोटीन पहले यहाँ पे थी, पहले यहाँ पे थी, अब कहाँ मूव कर रही, ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, डिसेबल्ड प्रोटीन ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि अपॉन फर्टिलाइजेशन डिसेबल्ड इज ट्रांसलोकेटेड along the microtubule array to the dorsal side of the embryo। तो जैसे माइक्रोट्यूबुल ने कॉर्टिकल रोटेशन कराया है, उसके साथ साथ ही क्या डिसेबल्ड प्रोटीन भी यहाँ पे मूव कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अब क्या होने वाला है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, रुक जाओ।
अब अब क्या होगा, यहाँ पे ये रोटेशन हो गया है, ठीक है, ये तुम्हारा ये हो गया है क्या, ये हो गया है ग्रेविसेंट वाला एरिया, और डिसेबल्ड का जो अमाउंट है इस पर्टिकुलर डोर्सल साइड में इसका अमाउंट जो है काफी ज्यादा हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है। उसके बाद में आता है, अब ये डोर्सल साइड हो गया, अब कैसे होता है, यहाँ पे एक प्रोटीन जो है वो काम करती है, डिसेबल्ड तो होगा ही होगा, ठीक है, डिसेबल्ड तो होगा ही होगा। उसके अलावा कौन काम करता है, बीटा कैटेनिन यहाँ पे काम करता है, और बीटा कैटेनिन को किस पाथवे के थ्रू काम करता है, WNT सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू काम करता है। बीटा कैटेनिन क्या करता है, इज इनिशियली सिंथेसाइज्ड थ्रू आउट द एम्ब्रियो, पहले वो पूरे एम्ब्रियो में बनता है, पूरे एम्ब्रियो में तुम्हारा क्या बनता है, बीटा कैटेनिन बनता है, पूरे एम्ब्रियो में बनेगा, इनिशियली सब जगह बनेगा। उसके बाद में क्या होता है, जो बीटा कैटेनिन है, क्योंकि डोर्सल साइड में क्या है, डोर्सल साइड में तुम्हारा क्या है, डिसेबल्ड है, ठीक है, डिसेबल्ड प्रोटीन है। लेकिन तुम्हारे वेंट्रल साइड में, इसके वेंट्रल साइड में कोई भी डिसेबल्ड प्रोटीन नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो डिसेबल्ड साइड पूरा डोर्सल साइड में आ चुका है। अब क्या होता है, बीटा कैटेनिन पूरी जगह है, पूरी जगह है बीटा कैटेनिन, लेकिन जो बीटा कैटेनिन को जो इनहिबिट करता है, उसका जो डिग्रेडेशन कराता है, वो कौन होता है, GSK3 काइनेजेस। ये क्या करती हैं, बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन करा देती है और उनका डिग्रेडेशन यहाँ पे करा देती है। अब क्या होगा, जो वेंट्रल साइड होगी, वेंट्रल साइड में कोई भी तुम्हारा डिसेबल्ड नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, GSK3 वहाँ पे एक्टिवेट होगा और बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन कराएगा और उसका वहाँ पे डिग्रेडेशन करा दिया जाएगा। तो मतलब बीटा कैटेनिन क्या होगा, यहाँ पे डिग्रेडेड फॉर्म में देखने को मिलने वाली है वेंट्रल साइड में। लेकिन अगर मैं डोर्सल साइड में आती हूँ अगर मैं डोर्सल साइड में आती हूँ, तो डिसेबल्ड यहाँ पे है, और GSK3 भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे GSK3 भी है। लेकिन डिसेबल्ड क्या करता है, इसको सप्रेस करके रखता है, ये इसको अपना काम नहीं करने देता है। अगर GSK3 अपना काम नहीं करेगा तो बीटा कैटेनिन तो फ्री हो जाएगा, ठीक है, बीटा कैटेनिन तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो बीटा कैटेनिन यहाँ पे फ्री हो जाता है, तो मतलब डोर्सल साइड में जो है बीटा कैटेनिन देखने को मिलता है, और वेंट्रल साइड में जो है बीटा कैटेनिन जो होता है डिग्रेडेड होता है, क्यों, क्योंकि GSK3 उसको फॉस्फोराइलेट करके वहां पे डिग्रेड कर देता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जैसे माना कि यहाँ पे ये जो वेंट्रल साइड है, यहाँ पे तो कोई भी बीटा कैटेनिन नहीं होगा न्यूक्लियाई में, लेकिन ये जो डोर्सल साइड है, वहां पे क्या होगा, बीटा कैटेनिन न्यूक्लियाई में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिसेबल्ड था जिसने GSK3 को यहाँ पे इनहिबिट कर दिया था, जबकि GSK3 ने इसको यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म कर दिया था। ओके, ना बीटा एक्ट, अब ये तो इंपॉर्टेंट हो गया है, अब हमें ये देखना है बीटा कैटेनिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये अगर डोर्सल साइड बना रहा है, ये मैं समझ में आ गया कि डोर्सल साइड में आ गया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे के लिए याद रखना है, अभी बता रही हूँ। देखो बीटा कैटेनिन एक एक्टिवेट साइमोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, साइमोज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और साइमोज क्या करता है, वो न्यूक्लिक सेंटर बनाता है बेटा। न्यूक्लिक सेंटर क्या है, जो ये बताएगा कि ऑर्गेनाइजर कहाँ बनने वाला है, ऑर्गेनाइजर बनाने में हेल्प करता है न्यूक्लिक सेंटर। तो बीटा कैटेनिन किसको एक्टिवेट कर रहा है, साइमोज को एक्टिवेट कर रहा है, और साइमोज क्या कर रहा है, न्यूक्लिक सेंटर बना रहा है। दैट मीन ये क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजर बनाने में पूरी हेल्प कौन कर रहा है, बीटा कैटेनिन हेल्प कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो है यहाँ पे बनना, अगर जो स्पेसिफिक जीन है वो कौन एक्टिवेट कर रहा है, बीटा कैटेनिन उनको एक्टिवेट कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बीटा कैटेनिन वुड अलाउ दिस रीजन टू एक्सप्रेस साइमोज, ये हो जाएगा, एंड दिस वुड इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर। तो ये है इसका काम। तो बीटा कैटेनिन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है डोर्सल साइड में, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा क्या बनेगा, डोर्सल लिप बनेगा, जिसे हम ऑर्गेनाइजर यहाँ पे बोलेंगे, और यहाँ पे ही तुम्हारा न्यूक्लिक सेंटर बनेगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। क्वेश्चन अभी बता चुकी हूँ, अगर कॉर्टिकल रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो डोर्सल साइड नहीं बनेगी, साइमोज तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजर नहीं बनेगा, कुछ भी जो काम है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो सब चीजों को जोड़ते हुए चलना है। ओके, नाउ अब आते हैं क्लीवेज पे। क्लीवेज जो होता है, अगर क्लीवेज की बात करी जाए तो रेडियली सिमेट्रिकल होता है और होलोब्लास्टिक होता है, कंप्लीट क्लीवेज होगा और रेडियली सिमेट्रिकल होने वाला है। योक विच इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेजिटल हेमिस्फेयर इज एन इम्पीडेंट टू क्लीवेज। मतलब क्या हुआ है कि जो देखो ये तुम्हारा एनिमल पोल हो गया है, वेजिटल पोल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे योग की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से जो क्लीवेज है वो हमें यहाँ पे ये रेडियली सिमेट्रिकल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो देखने को मिलता है। अब क्या होता है, पहले हम ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझा देती हूँ।
देखो, जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो एनिमल पोल से बिलोंग यहाँ से स्टार्ट होगा और धीरे-धीरे नीचे जाएगा, धीरे-धीरे नीचे जाएगा। अब नीचे-नीचे क्या आ गया ये बेटा, योक आ गया है और योक से निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे माना कि तुम नॉर्मली धरती पे चल रहे थे, अभी अचानक से पानी आ जाता है या फिर ऐसा पानी आ जाता है जो बहुत ज़्यादा ग्रीस या फिर ऐसे बोलते हैं ना चिकनी मिट्टी वाला जो पानी होता है, नॉर्मली हम उसमें चल नहीं पाते हैं या फिर मिट्टी वाला जो एरिया होता है, तो वो वाला एरिया आ जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे जाते ही स्पीड जो होगी बिल्कुल स्लो हो जाएगी, वही वाला कंडीशन होता है। यहाँ पे क्लीवेज प्रॉपर्ली हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लीवेज यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं होगा, यहाँ पे स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लो हो जाएगा, उसके बाद में ये जो पहला क्लीवेज हुआ था, उसके बाद ही जो फर्स्ट क्लीवेज फरो जो बन जाएगी, एक फरो जो बन जाएगी वो हो रही थी, उसके बाद ही क्या हो जाता है, सेकंड क्लीवेज भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्लीवेज भी स्टार्ट हो जाता है, जो बिल्कुल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा और पहला क्लीवेज तो खत्म नहीं हुआ, दूसरा भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो पहला वाला भी मेरिडायनल होता है, मेरिडायनल होता है और दूसरा वाला भी मेरिडायनल होता है। ये दोनों के दोनों मेरिडायनल जो क्लीवेज है वो देखने को मिलते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे। देखो कैसे होता है, ये एनिमल पोल हो गया है, ये वेजिटल पोल हो गया है, बीच में क्या है, ग्रे क्रिसेंट है, ठीक है, ग्रे क्रिसेंट है। यहाँ से क्लीवेज होना स्टार्ट होगा, यहाँ से क्लीवेज होना स्टार्ट होगा और ग्रे क्रिसेंट को डिवाइड कर देगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें समझाया था, डिवाइड कर देगा। उसके बाद क्या होता है, ये कंप्लीट भी नहीं हुआ था, जबकि दूसरा वाला जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के बिल्कुल राइट एंगल पे होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं। ओके, अब क्या हुआ, पहला मेरिडायनल हुआ है, सेकंड वाला मेरिडायनल हुआ है। अब पहले क्लीवेज के बाद में दो पार्ट्स बन रहे थे, यहाँ पे कितने बन जाएंगे, चार पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब अब क्या होता है, इक्वेटोरियल क्लीवेज होता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। ये जो तुम्हारा इक्वेटोरियल क्लीवेज होता है ये एनिमल पोल के साइड में होता है। नॉर्मली क्या है, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच में से काटना, है ना, बिल्कुल बीच में से काटना, लेकिन ये बिल्कुल बीच में से नहीं काटता है, ये एनिमल पोल के साइड में से काटता है, ऐसे काटता है। तो अगर एनिमल पोल के साइड में से काटता है तो ये है इक्वेटोरियल डिवीजन, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, रेडली तभी बोला जाता है। ओके अब ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्लीवेज, ये थर्ड क्लीवेज हो गया है, यहाँ पे ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर देखेंगे, अगर ये कंटिन्यूअसली डिवीजन होते रहेंगे तो माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो माइक्रोमियर है वो तो ऊपर की साइड में होंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे डिवीजन हो रहा है और जहाँ पे डिवीजन होता है, जैसे माना कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा था तो यहाँ पे छोटी छोटी सेल बनेंगी, जबकि यहाँ पे डिवीजन जो है प्रॉपर्ली नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैक्रोमियर्स बन जाएंगे। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो माइक्रोमियर्स तो ऊपर बनने लग जाएंगे और तुम्हारे मैक्रोमियर्स जो होंगे वो नीचे बनने लग जाएंगे। तो किसका डिवीजन फास्ट होगा, ऑब्वियसली माइक्रोमियर्स का डिवीजन जो है फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे योग की अमाउंट जो है बहुत ज्यादा कम है। ओके ये हो गया है। अब ऐसे क्लीवेज का डिवीजन होते होते क्या होगा, सेल का साइज जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो चेंज होता है, वो चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइज बिल्कुल सेम रहने वाला है। ओके 16 टू 64 सेल जैसे बन जाती हैं तो उसे हम मोरेला स्टेज बोलते हैं, जो बिल्कुल मलबेरी फ्रूट की तरह यहाँ पे लगता है, तो इस चीज को भी याद रखना है। 16 टू 64 जो होता है मोरेला स्टेज होती है। उसके बाद जो होता है हमारा होता है ब्लास्टुला स्टेज। ये है तुम्हारा ब्लास्टुला स्टेज और इस ब्लास्टुला स्टेज को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टोसील जो कैविटी है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये जो खाली सी कैविटी बनी हुई है, ये जो ब्लास्टोसील कैविटी बनी हुई है उसको बोला जाता है ब्लास्टुला स्टेज सॉरी, एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन है यहाँ पे होने लग जाता है। अभी जो ब्लास्टोलेशन है नॉर्मली 128 सेल स्टेज होती है, वहाँ पे ये ब्लास्टोस जो सील है वो देखने को मिल जाती है, प्रॉपर्ली एपरेंट हो जाती है, प्रॉपर्ली प्रोमिनेंट हो जाती है, तो हमें दिखने लग जाती है। अब यहाँ पे जो ब्लास्टोसील है उसको एम्फीब्लास्टिन भी बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं ब्लास्टुला के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं क्योंकि ये हॉलो है बेटा, ये हॉलो कैविटी है और बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है, इसलिए हम इसको सीलोब्लास्ट भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन अगर किसी ने नहीं देखा है तो अब देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। सीलोब्लास्टुला भी बोलते हैं, ठीक है, सीलोब्लास्टुला भी बोलते हैं और स्टीरियोब्लास्टुला भी होता है, अगर तुम्हें पता होगा सॉलिड बॉल जो बन जाती हैं। तो ये सीरोब्लास्टुला याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ब्लास्टुला के टाइप जो है पूछे जाते हैं। तो एम्फीबियंस में कौन सा होता है, सीरोब्लास्टुला जो है देखने को मिलेगा। अब इस ब्लास्टोसील का फंक्शन क्या होते हैं, देखो
अगर कोई कैविटी बन रही है, अगर कोई कैविटी बन रही है, तो क्या होगा? वहाँ पे जो सेल का माइग्रेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। सेल का जो माइग्रेशन है बेसिकली जो सेल अगर जैसे माना कि एक जगह खाली हो गई है, तो लोग क्या कर सकते हैं वहाँ मूव कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे सेल जो है छोटे-छोटे जो सेल हैं, वो अपना यहाँ पे मूव कर सकती हैं। जब हमारा गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे हमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मेसोडर्म बनानी होती है, उसके लिए सेल का माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्लास्टोसील कैविटी की वजह से पॉसिबल ये हो पाता है। अब ये क्या करती है कि जो तुम्हारी एक्टोडर्म है, ये जैसे माना कि नॉर्मली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैं एक बार समझा देती हूँ और नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में तो प्रॉपर्ली समझने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझा देती हूँ। देखो ये हो गया तो एनिमल पोल वाला रीजन जो तुम्हारा बनाता है एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म बनाएगा। ये जो बीच वाला रीजन होता है ये बनाता है मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म। और जहाँ पे तुम्हारा एनिमल पोल और वेजिटल पोल दोनों मिल जाते हैं, और ये नीचे वाला रीजन जो बनाता है एंडोडर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे करता है। अब ये क्या करता है जो ब्लास्टोसील कैविटी होता है नॉर्मली, ये जो एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म को यहाँ पे मिलने से रोकता है। मिलने से रोकता है क्यों? क्योंकि प्री मैच्योर है। प्री मैच्योर दैट मीन्स अभी उसका ग्रोथ जो है प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। अगर पहले मिल जाएंगे तो जो मेसोडर्म का फॉर्मेशन है, जो प्रॉपर गैस्ट्रुलेशन है, वो प्रोसेस यहाँ पे हॉल्ट हो सकती है। तो इसीलिए क्या करता है ब्लास्टोसील, क्या करता है, इट प्रिवेंट द सेल बीनीथ इट फ्रॉम इंटरेक्टिंग प्रीमेच्योरली विद द सेल्स अबव इट। इट प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ वेजिटल सेल, मतलब जो एक्टोडर्म वाली जो वेजिटल सेल है उनका मिलना टू बिकम एंडोडर्म विद दोज सेल फेटेड टू बिकम अ स्किन एंड नर्व्स। मतलब क्या हुआ है कि अगर अगर ये मिल जाता है, मतलब अगर ब्लास्टोसील नहीं होती, अगर ब्लास्टोसील नहीं होती, तो जो एक्टोडर्म वाला एरिया है, जो तुम्हारा स्किन बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाता है, ये सारे काम जो करता है, वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है। इसीलिए इन दोनों को अलग रखा जाता है कि एक्टोडर्म का फॉर्मेशन आराम से हो जाए, एंडोडर्म का फॉर्मेशन अलग से हो जाए, मेसोडर्म का भी प्रॉपर यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए। तो ये सब किसका काम होता है? ब्लास्टोसील का काम होता है। ओके। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सेल अधेशन होता है, जो माइक्रोमियर्स हैं, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, हम ऐसे रहते हैं साथ में, ठीक है, ऐसे साथ में रहते हैं ब्लास्टोमियर्स, मैक्रोमियर्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये किसकी वजह से अटैच रहते हैं? यहाँ पे क्या होता है, ईपी कैथरीन होता है। ईपी कैथरीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ईपी कैथरीन होता है इनको साथ में रखता है। अगर ईपी कैथरीन नहीं होगा तो अधेजन नहीं होगा। अगर अधेजन नहीं होगा तो ब्लास्टोमियर जो है ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, और उसके बाद में ऑब्लिटरेशन हो सकता है ब्लास्टोसील का। अगर ब्लास्टोसील नहीं रहेगी तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन जो है देखने को नहीं मिलेगा प्रॉपर्ली। तो ये चीज भी याद रखनी है। आई होप ये पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। आज जो हमने पढ़ा है मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कॉर्टिकल रोटेशन पढ़ा है प्रॉपर्ली, ग्रे क्रिसेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो हमने पढ़ा है, और पूरा कॉर्टिकल रोटेशन का हमने प्रोटीन वाला फंक्शन भी देखा है, GSK3 और बीटा कैटेनिन वाला। उसके अलावा हमने जो पढ़ा है ब्लास्टुला वाला स्टेज थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लिया है, ब्लास्टोसील वाला। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक सेंटर, ऑर्गेनाइजर वाला पूरा का पूरा, और जो फेट वाला जो वो रीजन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ पार्ट में हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे और पूरे तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी जो भी जीन आएंगे वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट आएगा उसी के साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर शेयर तो बहुत ज्यादा करें क्योंकि बहुत कम अभी सब्सक्रिप्शन है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।